नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट का एक खंड है। जो बच्चे एचएसएससी, एएलएम, एसए, जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और उसके तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सिलेबस में है, तो इस प्लेलिस्ट से बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो कभी कभार आपके 2 से 3, 4 से 5, 7 से 8 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को करने का बेनिफिट ये है कि ये टॉपिक साथ-साथ अपने कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करता है, साथ-साथ अपने इलेक्ट्रीशियन वाले पार्ट को भी अच्छे से कवर कर देगा। क्योंकि आपके कंप्यूटर में भी तो आपके लॉजिक गेट, आपके फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर ये सारी चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और जितना हमने पिछली 5 क्लासों में पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और इसी क्लास में मैं आपको एक बार फिर से वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के 150 क्वेश्चनों की पीडीएफ दिखाऊँगा। लेकिन वो बाद की बात है। जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मात्र 99 में कंप्लीट ये अपने सिलेबस के मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। जिसमें 3500 क्वेश्चन तो आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी के कवर हो जाएँगे। 500 क्वेश्चन इसी के अंदर है वो आपके कंप्यूटर के इंक्लूड है। ये एक्स्ट्रा में 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं दे रहा हूँ और हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन और 1500 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के भी अच्छे से कवर हो जाएँगे। अदर स्टेट का कोई बच्चा कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो 50 मॉक टेस्ट जिसमें 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, उसका भी प्राइस 99 रुपीज़ है। अपनी ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाके वीर कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल स्टेप से आप लॉगिन करके इन टेस्टों को लगा सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार, गुण और गुण धर्मों के बारे में अच्छे से। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 सिग्नल में हम इंडिकेट करते हैं। एक आपका एनालॉग सिग्नल, दूसरा आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में आपके डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल लेता है, यानी कि वोल्टेज अप है तो उसे 1 से इंडिकेट करेंगे, वोल्टेज डाउन है तो उसे 0 से इंडिकेट करेंगे, जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को बताता है। फिर आपको मैंने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फ़ायदे हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि भई इसमें एक तो डाटा स्टोरेज अच्छे से हो जाता है, डाटा स्टोरेज में दिक्कत नहीं आती, नॉइज़ नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होती और डाटा सिग्नल में एरर भी आता है तो उसको भी आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पाओ। डिजिटल संख्या प्रणाली में हमने 4 प्रकार की संख्या को पढ़ना होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जब बाइनरी के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमें पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसमें 2 ही चॉइस होती है, 0 और 1। डेसिमल ये मैथ से आया है, इसका बेस 10 होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक चॉइस है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसमें 0 से लेकर 7 तक चॉइस है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसमें 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक आपके टोटल 16 चॉइस होती है, इस वजह से इसका बेस आपका 16 है। आपको पता है किसी भी नंबर को लिखने के लिए बीच वाला नंबर होता है और ये नीचे वाला जो होता है उसे बेस से इंडिकेट करते हैं। बेस, आधार या रेडिक्स, ये 3 नाम आपके ध्यान रहेंगे। तो ये बताता है, ये 2 बताएगा ये बाइनरी नंबर है, 16 है तो ये हेक्साडेसिमल है, 8 बेस हो तो आपका ऑक्टल है और 10 है तो आपका डेसिमल नंबर है। आपको ये 2 फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, एलएसडी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एमएसडी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, न्यूनतम सार्थक अंक, अधिकतम सार्थक अंक। कैसे ध्यान रखेंगे? राइट हैंड साइड पे है वो एलएसडी है, लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका एमएसडी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। फिर आपको मैंने बताया भाई बाइनरी को पहचानना है तो बेस 2 है, ऑक्टल को पहचानना है तो बेस 8 है, डेसिमल को पहचानना है तो 10 है और हेक्साडेसिमल को पहचानना है तो बेस 16। बाइनरी में ऑन और ऑफ की स्थिति रहती है, 0 है तो ऑफ, असत्य और निम्न, 1 है तो ऑन, सत्य और क्या रहेगा? उच्च वोल्टेज रहेगा। इसे बेस 2 प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमने नंबरों को रिप्रेजेंट किया था, आपको ध्यान होगा। फिर हमने बताया कि ये वाली जो टेबल है इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है? इसकी विशेष बात ये है कि भई आपको 3-3 के सेट में तोड़ना है। बिट, निबल, बाइट। बिट में आपके क्या रहेगा? सिंगल बिट का जिक्र करूँ तो 0 और 1 रहेगा। बिट्स मतलब 0 और 1। निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं और बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। 2 निबल मिलके 1 बाइट बनाता है। फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। 2 की पावर 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 60 तक जाएँगे, पेप और पेंटा, पैज और 50। ये पिछले से लिखे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 मेगाबाइट में कितने कितने तो 1024, पिछले क्या? किलोबाइट, किलोबाइट पिछले की सहायता से लिखे जाते हैं। 3 ये शब्द, मैं से मेगा, मैं से मिलियन, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बिलियन यानी बॉय, टे से टेरा, टे से ट्रिलियन, ये 3 शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद ऑक्टल में बेस क्या होता है? 8 होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक चॉइसेस है और इसे 8 बेस 8 भी बोलते हैं।
एक ऑक्टल नंबर को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो 3 बाइनरी बिट्स की सहायता से लिखा जा सकता है। उल्टा बोलेंगे इस बात को, 3 बाइनरी बिट्स की सहायता से एक ऑक्टल नंबर भी लिखा जा सकता है। फिर डेसिमल मैथ से आया है, एलएसडी से एमएसडी की तरफ जाओगे तो 10 से गुना करके जाएंगे और इसी से आपके सारे मैथ के नंबर लिखे जाते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। उसके बाद करूँ मैं हेक्साडेसिमल की बात, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर होते हैं, ए से लेकर एफ तक आपके अल्फाबेट होते हैं। इसी वजह से एकमात्र ऐसी प्रणाली जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों आते हैं, इस वजह से इसको अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 16 आपके पास चॉइस है, तो इस वजह से इसका 16 बेस और बेस 16 प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एक हेक्साडेसिमल को 4 बाइनरी बिट की सहायता से लिखा जाता है। उल्टा बोलेंगे, 4 बाइनरी बिट्स को मिलाकर एक हेक्साडेसिमल नंबर बनता है, ये आपको मैंने बताया। कन्वर्जन स्टार्ट किया तो कन्वर्जन में मैंने आपको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया। एक नंबर को पकड़ के 3 जगह जा सकते हो, इसका मतलब टोटल 4 नंबर है, 4 गुना में 3 12 चॉइस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमने देखा डेसिमल नंबर को पकड़ेंगे और बस ये वाला जो पेज लिखा है इसमें ही सारा कुछ आ गया। डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। डेसिमल से फिर डिवाइड होता है, से का मतलब डिवाइड होता है, लेकिन डेसिमल के बेस का प्रयोग नहीं करेंगे, बाइनरी का बेस का यूज करेंगे 2, ऑक्टल का बेस यूज करेंगे 8, हेक्साडेसिमल का बेस यूज करेंगे 16, यानी 2 8 16 से ही डिवाइड किया जाता है, 8 से 10 से हम भाग नहीं देते। उल्टा बोलेंगे इसको, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं, में फॉर मल्टीप्लाई होता है। डेसिमल के साथ देखना है क्या शब्द है, से है तो डिवाइड, में है तो मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? बाइनरी से डेसिमल में जाओ तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल में जाओ तो 8 से मल्टीप्लाई, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाओ तो 16 से मल्टीप्लाई रहेगी। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। फिर ये टोटल 6 कन्वर्जन हो जाते हैं इस प्रकार से। 6 कन्वर्जन हो चुका, मैं सारे आपको एक को डिटेल से बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट हम चलेंगे लास्ट वाले में। यहाँ आपको एक बात मैंने बताई थी, क्या बात बताई थी? कि जब हेक्साडेसिमल लिखो ना तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जैसे ये 12 और 11 इसको ऐसे मत लिख देना 1 2 1 1, ये गलत हो जाएगा। 12 का मतलब क्या रहता है? 12 का मतलब सी रहेगा और 11 का मतलब क्या रहेगा? बी। इनको अलग-अलग इंडिविजुअल लिखना। ये बात क्लियर होगी। ग्रुप नंबर 2 में जब हम गए तो मैंने बताया कि भई जो पिछले ग्रुप थे उसमें में और से डेसिमल के साथ देखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ग्रुप है जो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, बाकी इन ग्रुपों में कोई दम नहीं है। बाइनरी से ऑक्टल में जाएँगे, तो 3 बाइनरी बिट की सहायता से एक ऑक्टल नंबर लिखा जाएगा। 3 बाइनरी बिट की सहायता से एक ऑक्टल नंबर लिखा जाएगा। उल्टा बोलिए इसको, एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बाइनरी बिट्स की जरूरत है। एक ऑक्टल नंबर लिखने के लिए 3 बाइनरी बिट्स की जरूरत है। फिर ठीक उसी प्रकार से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। हेक्सा मतलब बड़ी प्रणाली है, तो 4 बाइनरी बिट की जरूरत होगी एक हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने। उल्टा बोलेंगे तो 4, एक हेक्साडेसिमल को 4 बाइनरी बिट की सहायता से लिखा जाता है। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। ऑक्टल से पहले किस में जाया जाएगा? ऑक्टल से सर पहले बाइनरी में आया जाएगा। किस में आया जाएगा? बाइनरी में आया जाएगा। और बाइनरी से फिर रास्ता किसकी तरफ जाएगा? बाइनरी से सर रास्ता किसकी तरफ जाएगा? हेक्साडेसिमल की तरफ। तो वही बात हो गई, एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बाइनरी, फिर ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाएगा, फिर 4 बाइनरी का यूज कर कर एक हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो सीधा तो नहीं जाया जाएगा, हेक्साडेसिमल से पहले किस में जाएंगे? बाइनरी में जाएंगे। तो एक हेक्साडेसिमल को 4 बाइनरी बिट में लिख देंगे, एक हेक्साडेसिमल को 4 बाइनरी बिट में, फिर ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे, फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे तो 3 बाइनरी का यूज कर कर एक ऑक्टल नंबर लिखेंगे। 3 बाइनरी का यूज कर कर क्या लिखेंगे? एक ऑक्टल नंबर लिखेंगे। और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बातें उन बच्चों को बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो रही होगी जिसने क्लास को अच्छे से देखा और जिसने पीछे का रिवीजन भी किया है। उनको ये बात बहुत अच्छे से सेट हो गई होगी माइंड में कि सर क्या बता रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि भाई हाँ हम देखेंगे और समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको पीछे का रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब बात करते हैं बाइनरी गणित की। बाइनरी गणित में बाइनरी जोड़, बाइनरी घटाओ, इन दोनों के लिए मैं अच्छे से बता चुका। भाई आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। इन दोनों के लिए क्या देखना है? डायरेक्ट आप जैसे मान के चलो ये कोई नंबर आ गया, ये कोई नंबर आ गया, इनका जोड़ करना है ना, इनका जोड़ करना है। तो आपको ये देख लेना है कि भाई ये नंबर क्या है। हमने देखा ये नंबर क्या है सर, 4 और 2 6 है। और किसके साथ जोड़ रहे हैं? 4 और 1 5 के साथ जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है ये कितना बन गया सर, ये 4 और 5, 6 और 5 कितना बन गया? 11। तो 11 को लिख देंगे। इनको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, नहीं तो 11 को लिख देंगे। अच्छा, इन्हीं का अगर माइनस करना होता तो 6 में से 5 माइनस करते तो हम किसको माइनस करते? 1 लिख लेते। अब इसका बाइनरी में लिख दीजिए 11 को। 11 को कैसे लिखेंगे सर? 3 से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 1 2 4 8, यहां तक तो 7 ही लिखा जाता है, 11 लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे सर 8 2 10 और 11 1011 1011 एक लिखना है कैसे लिखेंगे 001 आगे एक जीरो और लगाओ तो ठीक है नहीं तो 3 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3 से छोटा नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्टल से छोटा तो फिर आपका क्या है बाइनरी है बाइनरी में तो 0 और 1 दो ही आ सकते हैं तो अगर 2 ही बिट लिख रहे हो तो वो बाइनरी है 3 लिख रहे हो तो वो ऑक्टल है 4 लिख रहे हैं तो वो आपका क्या रहेगा हेक्साडेसिमल है 5 है तो फिर कोई भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बातें मैं बता चुका हूँ कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है अब यहाँ से अपना फ्रेज स्टार्ट होता है अब देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चों वाली बात है बाइनरी मैथ सीखना ये सोच लीजिए सच में बच्चों वाली बात है कोई भी नई चीज आपको नहीं सीखने को नहीं मिलेगी लेकिन क्वेश्चन आता है पेपर में अपने जितना एक्स्ट्रा टाइम हमने 10 ये 11 मिनट लिए है उतना ही मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा टेंशन मत। और आज ये नंबर सिस्टम का लास्ट रिवीजन था अब एक बार एक रिवीजन और करेंगे जब हम चैप्टर पूरा कर देंगे अब अगली क्लास में मैं लॉजिक गेट कराऊंगा इसी क्लास के एंड में फिर लॉजिक गेट का रिवीजन करेंगे ठीक है और बाकी पूरे चैप्टर का रिवीजन बाद में करेंगे अच्छा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हालांकि अपने सिलेबस में जब हम देखते हैं ना तो ज्यादातर क्वेश्चन बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आते हैं लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी तो होता है कर लेंगे इनको शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए और मुश्किल तो है नहीं छोड़ के जाएंगे तो क्या पता यहीं से आ जाए वो है ना एक कहावत सर मुंडाते ही ओले पड़ जाना तो वो वाला काम नहीं करेंगे छोड़ के जाएंगे कहीं यहीं से दिख जाए जीरो जीरो की गुना जीरो होती है जीरो वन की मैथ वाली है ये भी मैथ वाली है 1 इंटू जीरो जीरो होता है ये भी मैथ वाला है इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं ये तो सारा मैथ का ही है चलो एग्जाम्पल दे रखा है मल्टीप्लाई करते हैं यही कर दो गुना में किससे गुना करनी है 101 से मल्टीप्लाई करनी है 101 से मल्टीप्लाई करनी है करो सारा सेम का सेम आ जाएगा 1 से किसी भी संख्या की गुना करते हैं तो वैसे का वैसा आ जाता है जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सारा जीरो आ जाता है 1 से करते हैं तो सारा वही का वही आ जाता है कोई नई चीज तो आती नहीं बस यहाँ जोड़ना है और जोड़ते टाइम तभी तो मैंने जोड़ सिखाया था ना जोड़ते टाइम बस ध्यान रखेंगे कि 0 1 1 आपका 0 होगा और आगे कैरी चला जाएगा बस इतना सा ध्यान रखें आपने जब ये मैं मेथड करा रहा था ना तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इसी चीज को देखा बाकी चीज को नहीं देखा ये वाली चीज को देखा था ये देखा सर ये 6 है ये 5 है 6 और 5 11 ये वाला जोड़ नहीं देखा जो हमने सीखा था उसका खामियाजा किसमें भुगतना पड़ सकता है जब आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन करना वहां भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आपको यहाँ जोड़ना तो पड़ेगा ना तो जोड़िए 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 यहाँ से सारा जीरो है अब यहाँ देखिए 1 और 1 क्या रहेगा 1 और 1 जीरो रहेगा 1 आगे कैरी चला जाएगा यहाँ से 1 यहाँ से 1 और ये अपना आ जाएगा क्या एडिशन हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा बाइनरी एडिशन हो जाएगा ये अपना फाइनल आंसर है इसमें कुछ दम कोई दम नहीं है छोड़ के जाते तो हमेशा माइंड में रहता है एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता और कभी कभार ऐसा हमने देखा है जो चीज हम छोड़ के जाते हैं ये सोच के भाई ये तो नहीं पूछी जाएगी वही एग्जाम में देखने को जीरो मल्टीप्लाई करना है 1101 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 110 से तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या हो जाएगा जीरो इसको लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है 1 से करेंगे तो ये सारा का सारा सेम आ जाएगा फिर 1 से करेंगे तो ये सारा का सारा सेम आ जाएगा कोई नई चीज तो है नहीं बस जोड़ते टाइम ध्यान रखना 0 1 1 1 और 1 सर जीरो कैरी क्या आ गया 1 और 1 और 1 जीरो कैरी क्या आ गया 1 ये अपना फाइनल आंसर हो थोड़ा सा लंबा चला गया लेकिन मुश्किल नहीं है होप सो ये आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा है ना क्योंकि बस जोड़ते टाइम आपको ये ध्यान देना है राइट एक मिनट थोड़ा सा लोड काट लेता हूँ मैं फिर ये दोबारा बड़ी लाइट ऑन कर देंगे तो जब लाइट चली जाती है ना आपको हमेशा अंधेरा हो गया अभी होगा उजाला देखो ठीक है कम कर दिया लोड क्योंकि फिर क्लास एक बार पहली क्लास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी खराब हो गई थी ध्यान क्या देना है 0 1 1 1 और 1 0 1 कैरी चला गया 1 और 1 0 फिर ये बना मल्टीप्लाई की आ गई आपको दबी नहीं है सर इसमें तो ये लाइट भी आ गई वैसे ही तुमको बताया है ना कि हम कितने काले हैं इतने भी नहीं है भाई ठीक है बस सावला रंग तो भगवान भगवान का होता है ना विष्णु अवतार का होता है और हम सब भगवान के ही तो दिए हुए हैं ना भगवान के ही तो अंश से हम कोई अलग थोड़ी ना है भगवान भी इंसानी जूनी में आए हैं है ना
हम भगवान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान हम में विद्यमान तो है ना, तो फिर रंग तो आएगा ही आएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 0 से करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 हो जाएंगे। छोड़िए 1 और 1, ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया। 1 और 1 सर 0, कैरी क्या आएगा, कैरी आएगा 1, है ना, कैरी आएगा 1। और ये देखो 1 और 1 0, ये 1 और 1 ये काट रहा हूँ मैं, देखो ये 1 ये 1, इसके बदले में एक 0 नहीं, आगे क्या चला गया, 1 चला गया। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या तुमको? देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 और 1 0, कैरी चला गया 1, 1 और 1 को जोड़ा 0 बन जाएगा, लेकिन 1 उसके बदले में लिख दिया, लेकिन यहाँ भी कौन है, 1 है। 1 और 1 क्या करेंगे सर, 1 और 1 जोड़ेंगे सर 0 और आगे 1, 1 और 1 को जोड़ा तो सर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0, इसके बदले में आगे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैं काट रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको आगे भेज रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो मैंने क्या किया, जहां भी मैंने काटा है 1 और 1 0, ये फिर इस 1 और 1 के 0 इसके बदले में 1 आए, इन दोनों को बदले में यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, फिर ये 1 आ गया, इन दोनों के बदले में मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, तो ये 0 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ा तो 0, इन दोनों के बदले में मैंने यहाँ 1 लिख दिया। बताइए समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना? बहुत बढ़िया। मुश्किल नहीं है पर। अब आते हैं बाइनरी भाग में। भाग तो वही भाग है और यहाँ तो कोई रूल भी नहीं है। यहाँ तो कोई रूल भी नहीं, बस लिखेंगे संख्या और भाग लगाएंगे। संख्या लिखेंगे और क्या कराएंगे, भाग लगाएंगे। 111 01 111। किससे भाग करना है, 101 से। बोलो जरा, 101 एकम, 101, बस माइनस करना पड़ेगा यहाँ। तो तभी मैंने सिखाए थे बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं। 1 में से 1 गया, यहाँ 1 रहेगा, और 1 में से 1 गया 0। नीचे क्या उतरेगा, नीचे उतरेगा सर 0। क्या उतरेगा, 0। क्या 100 को 101 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, छोटी संख्या रह गई। इसका मतलब नेक्स्ट एक 1 और उतारेंगे। 2 अंक लगातार उतारे तो इसके बदले में क्या जाएगी, 0 जाएगी। बचपन से हमें ध्यान है, जब 2 अंक लगातार उतारते हैं तो उसके बदले में क्या जाती है, 0। आप पढ़िए 101 एकम, 101। ऐसे मत कर देना सर 1001 है तो हम जाएंगे 9 पे, 901 लिखेंगे, भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 900 बाइनरी में कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ 1 और 0 में रहना है। तो 101 एकम, 101, ये कैसा सर, ये कैसा? बस यहाँ वो चाहता है कि भाई ये तो माइनस कर पाते हो कि नहीं कर पाते। 1 में से 1 गया 0, ये 0। अब यहाँ से कैरी लेंगे। अब याद करो मैंने तुमको सिखाया था कैरी सिर्फ एक नहीं आती। ये माइनस कर रहे हैं भाई, ये माइनस कर रहे हैं, कैरी एक नहीं आती। ये तो 0 हो गया, ये 0। इसके बदले में 2 अंक कैरी आएंगे, 2 अंक कैरी आएंगे। ये मैंने सिखाया था तुमको। इसके बदले में कितने अंक कैरी आएंगे, 2 अंक कैरी आएंगे। एक 1 से ये 1 कट जाएगा और ये बदले में 1 आ जाएगा। ये अपना आंसर। लेकिन नहीं समझे, ये बस खास है। तो यहाँ हमने कैरी लिया, यहाँ 2 1 हो गए, एक 1 से कट गया तो उसके बदले में यहाँ एक 1 आ जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन है ना, मैंने यहाँ एक्सप्लेन, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया ताकि बच्चों। अब बताइए क्या उतरेगा सर, ये 0 1, अब उतरेगा सर 1। क्या उतरेगा, 1। फिर से भाग लगाएंगे, है ना, फिर से भाग लगाएंगे, किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। क्या लिखेंगे, 101। अब इसकी माइनस में अभी करके आया हूँ, यहाँ नीचे वाली चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बचेगा, 100 बच जाएगा। और अब किसको लेके आएंगे सर, अब लेके आएंगे 1 को, फिर से किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 101। एक बार यहाँ फिर से देखो माइनस कर रहा हूँ, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 0। अब यहाँ कैरी लेके आएंगे, इस 1 के बदले में 2 1 ऊपर आ जाएंगे, इस 1 के बदले में क्या आ जाएंगे, 2 1 ऊपर आ जाएंगे। एक 1 से तो ये 1 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, सिर्फ ये 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा ये वाला। और शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा। तुम करना इसका, देखो बचपन में हम करते थे ना, भागफल को चेक करना होता था। जैसे 27 को 5 से भाग करना हो तो पांचों पांचों 25, पांचों पांचों 25, कितना बच गया, 2 बच गया। पांचों पांचों 25, शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। तो शेषफल इस बात को चेक करना हो कि हमने भाग सही किया है कि नहीं किया। कैसे चेक करते हैं बताओ सर, ऐसे चेक करते हैं, कॉर्नर कॉर्नर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई करो, ये कॉर्नर कॉर्नर वालों की मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बार गिर जाता है यार हाथ में से। देखो कॉर्नर कॉर्नर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुना में 5, है ना, भाग करने वाला और भागफल जो आता है, 5 गुना में 5 और शेषफल को जोड़ दो तो पता है क्या आ जाती है सर, ये संख्या आ जाती है, कितने आ जाएगी, 27।
पाँच पंजू 25 और 227 आ जाता है ना, बचपन में हमने सीखा। तुमको ये आंसर चेक करना हो, क्या पता ये सही करवाया है कि नहीं करवाया सर ने, तो एक काम करना 101 101 की मल्टीप्लाई इससे करना और उसमें ये जोड़ना, तो ठीक है। लेकिन इतना क्यों करना, पहली बात तो ये अपने सिलेबस में नहीं था, सिर्फ बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन सिलेबस में तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी मैंने बता दिया, अगर कोई क्वेश्चन आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद तो वो मल्टीप्लीकेशन, फिर भी अगर आता है डिवीजन तो मैंने बता दिया आपको माइनस करना तो देखो आना ही। बताइए क्या ये यहाँ तक क्लियर है क्या? और बाइनरी कन्वर्जन वाला पूरा हो गया, एक छोटा सा पार्ट और बचा है, जिसको मैं अमेरिकन, जो एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी होते हैं, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसा कुछ नाम है, फुल फॉर्म देख लेंगे उसकी। तो उसमें ना कुछ और प्रकार की बीसीडी, ग्रे कोड, ये कुछ लैंग्वेज और होती है, उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उनको बताऊंगा मैं लॉजिक गेट पूरा कराने के बाद। लॉजिक गेट में आपके बुलन बुलन एक्सप्रेशन कराने के बाद, कुछ रूल बताने के बाद फिर उसको बताऊंगा, फिर अपना ये अच्छे से पूरा हो जाएगा और वहां तक आपका 75% कवर हो चुका। यहाँ तक अपना मान के चले 2 से 3 नंबर कवर हो चुके हैं। 1 नंबर तो सीधा ही कहाँ से पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई बेस बताइए, बेस बताइए, पहचान के बताइए संख्या है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहाँ से बन सकते हैं। नहीं तो 2 तो अपने पक्के हैं। क्लियर है? यहाँ से अपना मान के चलो 30 से 35% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होती है। अब 20 से 25% जो सिलेबस है ना, वो है अब लॉजिक गेट। सबसे मैंने पहले ही कह दिया था कि सिलेबस में सबसे इजी कोई टॉपिक है ना, तो वो अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाके देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और एक बात और देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं, कोई टॉपिक कर लिया, जैसे मान के चलो मैं भी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मर करा के आया हूँ, उसमें से कोई चीज ऐसी उठा के पूछ ले जो सिलेबस की उसका ना मतलब कुछ मिलता ही ना हो, यानी कि जितना कवर कर ले फिर भी कोई एक्स्ट्रा ना एक्स्ट्रा बात पूछ लेता है, लेकिन इसमें तो नहीं पूछ सकता क्योंकि मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज बनेगी नहीं। कैलकुलेशन क्वेश्चन की डेप्थ में जाके पूछ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। चलो लॉजिक गेट करने से पहले ये एक छोटी सी चीज और आ गई, वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ये तो है ही नहीं, कुछ कुछ नहीं है ये। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है रिवर्स करके लिखना, कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है सीधा कॉम्प्लीमेंट देना और एक होता है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देना। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगले को तो लगे तेरी तारीफ कर रहा है लेकिन हो सकता है उसके पीछे टोंट मार रहा हो, जैसे अच्छा गाड़ी ले ली है, ठीक है, ये कोई तारीफ नहीं है, पता है अभी गाड़ी ले ली तेरे को जलन है समझ गए। तो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि रिवर्स करके लिखना। देख लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए बाइनरी संख्या के प्रत्येक वन को जीरो में और जीरो को वन में क्या किया जाता है, बदला जाता है, वह आपका क्या कहलाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बस क्वेश्चन आएगा, इसका डेफिनेशन नहीं आएगी, वंस कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स का क्वेश्चन आएगा और एक प्रयास होता है इसका, इसकी एक रेंज होती है, वो शायद पेपर में पूछ ली जाए। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तो होता है सही वाला किसी की तारीफ करना, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है यानी कि किसी की झूठी तारीफ करना, झूठी प्रशंसा करना। और जैसे मान के चलो रंग पे ही बता दूं, मान के चलो कि भाई किसी का रंग सांवला हो और के एक झूठा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे वाह भाई आजकल तो यार तू सही, में बागड़ी में बोल के बताता हूँ थोड़ी फीलिंग आई, आजकल तो भाई धोड़ा धड़ा दिखने लग गया, ये बात है के लगा हुआ है। अब पता है वो उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई उसको बस थोड़ा ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वन को किस में बदला जाएगा, वन को जीरो में बदला जाएगा, तथा जीरो को किस में बदला जाएगा, जीरो को वन में परिवर्तित किया जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नीचे वाली बात को पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी संख्या के प्रत्येक बिट को वन में से घटाने पर उस संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट आता है, डेफिनेशन नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि वन में से किसी संख्या को घटा दो तो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, हम क्यों घटाएंगे, क्यों बेफालतू में घटा घटा जोड़ तो हमें पहले ही परेशान कर रहे हैं सर, उनका कॉन्सेप्ट तो पहले ही अजीब सा है। हम क्या करेंगे, जीरो को वन, वन को जीरो में बदल देंगे, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट संख्या का इनवर्स पर प्रदर्शित करता है, क्योंकि जीरो को वन में बदल दिया, वन को जीरो में बदल दिया, तो इसका मतलब वो क्या करता है, इन्वर्जन प्रदर्शित, इन्वर्जन मतलब उल्टा, इन्वर्ट कर देना। जैसे एक आपका गेट है, कौन सा, नोट गेट, वो वाला काम। अब है जी सेकंड कॉम्प्लीमेंट, तो इसका न्यूमेरिकल, दोनों के एक एक न्यूमेरिकल है, लेकिन अगले पेज पे ये रहा। वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स बताओ। सेकंड कॉम्प्लीमेंट को और देख लेते हैं।
क्या कहता है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या कहता है, जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, वंस कैसे निकलता है, 1 को 0 और 0 को 1 में बदलने पर, उसमें आपको क्या कर देना है, एक जोड़ना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट किसी की झूठी प्रशंसा करना, फिर उसको लगता है, जैसे आपने किसी की तारीफ कर दिया, भाई आज का तो बहुत बड़ा धुला दिखा है, बड़ा रंग निखर गया तेरा, क्या लगवाता है, क्या लगा रहा है। फिर उसको लगा यार ये तो भाई चढ़ा रहा है, बोले ना यार सच में ही बदल गया है, यकीन नहीं है, रुक, अरे एक और बुलाया, दोनों ने पहले ही आपस में बात कर रही है, बता यार भाई के बता, आजकल बता रंग में कोई निखार है कि नहीं है, यार हाँ यार फर्क तो है पहले से, क्या लगा रहा है भाई आजकल, मतलब दो की मिली भगत है। वंस कॉम्प्लीमेंट झूठी प्रशंसा, और फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट उसने भी उसमें कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, समझ गए, याद रह जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट किसी की झूठी प्रशंसा करना, उस भाई को यकीन नहीं हुआ, उसने कहा रुक रुक विश्वास कराता हूँ, इधर आ भाई, बता भाई के रंग में कोई फर्क है कि नहीं है, बोले यार निखर गया, मतलब उसने उसी की बात में कुछ अतिशयोक्ति कर दी, कुछ ऐड कर दिया, और क्या ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, ये सब झूठे इन्वर्स कर देते, बाइनरी संख्या का टू कॉम्प्लीमेंट्स प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट पे वन ऐड कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे। पिछले पेज पे वापस जाता हूँ, इसका हमें लिखना होता है परास, क्या लिखना होता है, परास, परास का मतलब क्या है, रेंज, क्या लिखना होता है जी, परास लिखना होता है, इसकी रेंज लिखनी होती है। ये ना बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप भी ध्यान करके चले जाना, क्या पता पूछ लिया जाए। इसकी जो रेंज होती है वो -2 से लेकर, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ध्यान रखेंगे, -2 की पावर n-1 से लेकर, है ना, कहाँ तक होती है, माइनस से लेकर +2 तक, बाकी सारा सेम लिखना है, ये याद रख लीजिए बस, माइनस अंदर वाला याद रखेंगे, 2 की पावर n-1 सब माइनस में, +2, बाकी अंदर सारा सेम रहेगा, माइनस से लेकर +2 में क्या बोलेंगे, ऊपर वाला सेम का सेम ही लिखना है, ऊपर क्या था, एक मिनट रुकना भाई, वो रिफ्लेक्शन पढ़ने लग जाते हैं, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा n-1 और -1, ये बस इसका प्रास है। बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन गेट वगैरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से तैयार करते हैं, उनमें पूछा जाता है, -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर, है ना, ब्रैकेट में प्लस प्लस में 2 की पावर n-1, ये इसका प्रास है, याद करो तो ठीक है, ध्यान रख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, सारा कुछ माइनस में, 2 की पावर n-1, यहाँ भी 2 की पावर n-1, यहाँ है माइनस, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, यहाँ है जी माइनस और यहाँ है आपका प्लस, बस ये इतना सा फर्क है, एक ही वैल्यू को ध्यान रखना है। और इसका प्रास क्या है, इसका प्रास जो रहेगा, प्रास मतलब रेंज, इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी क्या, क्या रहेगी सर, वो रहेगी कैसे, माइनस, बोलिए, -2 n-1, यहाँ नीचे माइनस कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक, माइनस से लेकर +2 की पावर n-1, ये रेंज रहेगी। क्या फर्क है इसमें और उसमें, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ये वाला सेम है, सारा कुछ सेम है, बस यहाँ -1 नहीं है, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है, फर्क क्या है, वहां यहाँ एक्स्ट्रा -1 था, जो यहाँ इसमें नहीं है, ये -1 करके मैंने काट दिया, यानी कि याद सिर्फ एक को ही करना है, याद सिर्फ एक को ही करना है, और वो ये वाला याद कर लेना, ठीक है। अगले वाले में वंस कॉम्प्लीमेंट में मतलब किसी ने झूठी तारीफ की, इतनी सारी झूठी तारीफ कर दी, लेकिन अगले वाला उतनी नहीं की, उसने कहा कि भाई हाँ यार सही में फर्क तो पड़ गया, तो यानी कि इतनी ज्यादा नहीं कर रहा, बस ये वन है ना, ये जो यहाँ वन लिखा है, ये वन नहीं लिखना, ये वन मैंने काट दिया है, तो -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1 और माइनस का 1, ये इसकी क्या रहती है जी, रेंज। बोलो कर लिया, क्लियर है, सही है। अब इन दोनों के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक एक न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब इनवर्स प्रदर्शित करते हैं, उल्टा लिखना है, जैसे इस संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कुछ नहीं है, पलटते चलेंगे, आगे से पलट लो, पीछे से, जीरो का क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये बन गया जी आंसर, ये क्या बन गया, वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कुछ तो कुछ नहीं है। अच्छा लगे हाथ, एक बार बताइए इसका प्रयास क्या है, देखते हैं तुमको याद है कि नहीं, हालांकि वो मैंने बता दिया बहुत हाई लेवल के पेपर में, -2 है ना, n-1 से लेकर कहाँ तक, फिर +k2
n-1 सारा का सारा सेम है, बस ध्यान क्या रखना है, वहां माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 2। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या 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 करना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट में? सेकंड कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं लिखेगा, निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, है ना, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, मतलब जो 1 ने जो झूठी तारीफ की है उसमें से 1 ऐड कर देना। पहले इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 0 रेड से ले लेते हैं इसको, 0 0 है ना, 1 0 0 0 1 0 0 1, इसमें क्या ऐड कर, ये आ गया 1 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ गया भाई, ये है सर 1 कॉम्प्लीमेंट, किसी ने इसकी झूठी तारीफ कर दी और अपना दोस्त बुलाया तो उसने आके भाई कुछ ऐड कर दिया, है ना, अब बन जाएगा इसका क्या, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा जी, सेकंड कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 1 कॉम्प्लीमेंट तक तो ठीक था, एक और तसल्ली करा दी, 1 और 1 0, कैरी आया 1, आगे ले जाएंगे, फिर यहाँ से 1 0 1, बाकी अब कुछ नहीं बदलेगा, बाकी अब आगे कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि जो ऐड करना था वो हम ऐड कर चुके हैं। ये बना इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। क्या बना जी, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। हमने 1 और 1 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड किया सर 0, एक ऊपर कैरी जाएगा, 1 प्लस में 0 1, बाकी तो आगे कुछ कैरी गया ही नहीं, इसका मतलब ये है सेकंड। क्लियर है भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स का ये पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें ना वंस भी आ गया और सेकंड भी हो गया, पहले बदल देंगे 0 को 1, 1 को 0 में पलट देंगे और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएगा। और यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं कि अपने लॉजिक गेट जो आपके सिलेबस का कम से कम 20 से लेकर 25% के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो अब जानेंगे लॉजिक गेट के बारे में, लेकिन लॉजिक गेट क्या है, किस प्रकार से ये अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का हिस्सा बना, उसके लिए मैं आपकी 5 से 7 मिनट ना इन्वेस्ट करना चाहूँगा, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट है। जो शायद मैं अब आपको बात बताऊँ वो आपके कंप्यूटर के हिस्से का है, पार्ट है, एक क्वेश्चन वहाँ कंप्यूटर से 101% आता है, लेकिन यहाँ अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं आता, ये सच्चाई है, लेकिन उसके जाने बिना ये आपको लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पहले समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ, आपको पता है कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर आपका एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पर आया है, जिसमें जोड़ घटा गुना भाग, उससे पहले भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन से हमने स्टार्ट किया। आज के टाइम में जितनी हम एप्लीकेशन देखते हैं वो इसका एक आधुनिक रूप है। स्टार्टिंग में ये इस प्रकार से नहीं यूज होता था, हल्की फुल्की छोटी छोटी डिवाइसों से बनना स्टार्ट हुआ, फिर कोई आगे चलकर मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर के तौर पर प्रयोग होता 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 आज के टाइम में हर एक इंसान के आगे जो घूम रहा है वो आपका एक कंप्यूटर, और कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर घूम रहा है। तो ये जो अलग अलग टाइम में कंप्यूटर की विकास में कोई अलग अलग जो कुछ ड्रास्टिक चेंज आए हैं उनको हमने जनरेशन के नाम से इंडिकेट किया। कौन से नाम से इंडिकेट किया, जनरेशन में। तो कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आई जिसमें हम कहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन है ना, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ। तो फर्स्ट जनरेशन में हम कंप्यूटर के यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब। किसका प्रयोग करते थे अभी? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ठीक है? ये एक नंबर का 101% आपके कंप्यूटर के सिलेबस का कवर हो जाएगा यहीं से। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। किस किस पर्पज से करते थे? तो ये जो फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वो कंप्यूटर की क्या करने के लिए? प्रोसेसिंग करने के लिए। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर का हिंदी का नाम गणक, सहगणक, अभिकलतर, ये कुछ नाम है, गणना करने के तौर पर। तो गणना करने का काम कंप्यूटर के आज के टाइम में कौन करता है? कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये बना कैसे है? तो स्टार्ट आज तो हम सीपीयू सिलिकॉन की बनी हुई चिप का प्रयोग करते हैं सीपीयू में। तो लेकिन पहले तो ये नहीं था, पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने किसका प्रयोग किया? सर फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर हमने किसका प्रयोग किया पता है? हमने प्रयोग किया है ट्रांजिस्टर का। किसका प्रयोग किया है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। और थर्ड जनरेशन में आते-आते हमने कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के तौर पर, दिमाग के तौर पर किसका यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था आईसी का। किसका यूज़ किया था? आईसी का। इस आईसी को अब थोड़ा-सा ध्यान से समझना है, यहीं से अपना टॉपिक निकलेगा। इस आईसी का जब यूज़ किया तो इसके 3 पार्ट में ये आपके सामने निकल के आया, 3 पार्ट में। सबसे पहले आया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, है ना? और फिर आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
आपके जब कंप्यूटर में ये आता है ना टॉपिक, तो ऐसे पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में सीपीयू के तौर पर किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आ गई थी। उसी आईसी चिप के 3 अलग-अलग नाम थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपकी टोटल जनरेशन है कितनी? सर टोटल जनरेशन आपकी 5। तो जब हम फोर्थ जनरेशन में आए, कौन सी जनरेशन में आए मेरे भाई? फोर्थ जनरेशन में आए। तो फोर्थ जनरेशन में हमने जो यूज किया कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर, वो यूज किया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट या चिप के तौर पर इसे हम बोल सकते हैं। और फिर एक लास्ट बन गई जनरेशन जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका नाम क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसे आईसी के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो आईसी लिख रहे हैं, इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप। अब देखो यहाँ लॉजिक गेट में एक चीज लिख रखी है, क्या लिख रखा है ध्यान से पढ़ें। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है तथा इनका उपयोग एलएसआई, थर्ड जनरेशन, ये रही थर्ड जनरेशन, और एलएसआई, ये रही एलएसआई, और फोर्थ जनरेशन के वीएलएसआई। मतलब कि यहां इन दोनों के बीच में हम किसका यूज करने लग गए थे? हम यूज करने लग गए थे लॉजिक गेट का। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया था? लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट आ गया था। है क्या अब तक तुमको समझ में नहीं आया होगा? मैंने ये बताया कि भाई ये लॉजिक गेट कब अस्तित्व में आया, किस प्रकार से आया। जब जनरेशन पढ़ते हैं तो कुछ इनकी डेट भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल अपने को पजल नहीं होना, अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सर कंप्यूटर की कुछ जनरेशन आई है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे कंप्यूटर के दिमाग प्रोसेसर के तौर पर। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। थर्ड जनरेशन में सर आईसी थी। आईसी की 3 अलग-अलग कैटेगरी थी, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। फिर फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन का लास्ट पार्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम किसका प्रयोग करने लग गए? हम यूज करने लग गए सर किसका? हम यूज करने लग गए सर लॉजिक गेट का। किसका प्रयोग करने लग गए मेरे भाई? लॉजिक गेट का। होता क्या है? होता क्या है, बस ये लास्ट बात है, फिर अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। ये है कंप्यूटर का दिमाग, है ना, कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है? 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऊपर वाले एक पार्ट नाम सुने होंगे आपने, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। ऊपर वाला पार्ट होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बीच वाला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, और लास्ट वाला पार्ट होता है आपका मेमोरी यूनिट। क्या होता है जी? मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट के अंदर, ये पार्ट ऑफ सीपीयू है, सीपीयू के भाग है। इस मेमोरी यूनिट के अंदर जब हम झांक के देखते हैं ना, इस मेमोरी यूनिट के अंदर, तो इस मेमोरी यूनिट के अंदर आपको क्या नजर आएंगे? लॉजिक गेट नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? लॉजिक गेट नजर आएंगे। लॉजिक गेट ये समझ लीजिए, कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जैसे मान के चलो आपका मोबाइल फोन है, जब चार्ज करते हैं तो किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे इसको चार्ज करते होगे भाई? अंदर कोई बैटरी वगैरह लगी होगी, कोई एक सिस्टम होगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर सीमोस बैटरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक नाम की बैटरी होती है, जो हमेशा उसको अपडेट रखती है, चार्ज रखती है। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम हो, चाहे एनालॉग का हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो नो डाउट वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के गुजारने के लिए, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उसके लिए कोई पाथ तो चाहिए ना, कोई पाथ तो चाहिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो इस माइक के वायर के थ्रू ही तो आपके पास सिग्नल जा रहा है ना, कोई सिग्नल जा रहा है। जैसे ही अपना ये बोर्ड चल रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसके लिए हमें एक पाथ चाहिए। जो वो पाथ होता है ना, उसे विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशन कौन करता है? कंप्यूटर का दिमाग, जिसे सीपीयू कहते हैं। वो कैलकुलेशन किसकी सहायता से? भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है कंप्यूटर अपना, किसकी सहायता से करता है? भाई सिग्नल के आदान प्रदान। सिग्नल मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने के लिए किसकी जरूरत है? विद्युत परिपथ की जरूरत है। वही विद्युत परिपथ आपका क्या कहलाता है? लॉजिक गेट कहलाता है। यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक परिपथ है। ये क्या है? परिपथ है। किसको गुजारने के लिए? विद्युत को गुजारने के लिए। समझ गए? लॉजिक गेट क्या है? आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आधार है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी आपके डिवाइसेज है वो चलेंगे किससे? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने के लिए ये पंखा कैसे चलता है? स्विच ऑन किया तो वायर के थ्रू करंट आता है, तभी तो चलेगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने के लिए कोई एक मार्ग चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए। वो रास्ता ही आपका क्या है? वो रास्ता ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के नीचे वाला भाग होता है, जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। वो रास्ता ही आपका क्या है? लॉजिक गेट है। क्या है जी? लॉजिक गेट है।
आगे चलकर अपने सिलेबस में, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में बहुत सारे जब लॉजिक गेट मिल जाएंगे तो वो फ्लिप फ्लॉप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे अभी? फ्लिप फ्लॉप कहलाएंगे, जो आपको कवर करने हैं। 4-5 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो आपको सिलेबस में कवर करने हैं। बहुत सारे लॉजिक गेट का समूह इकट्ठा कर दिया जाए, फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा कर दिया जाए तो पता है क्या बन जाता है? वो बन जाते हैं जी आपके रजिस्टर। क्या बन जाते हैं जी? रजिस्टर बन जाते हैं। ये भी अपने सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको कवर करना है। इसको आपको कवर करना है, ठीक है? समझ में आया मोटा-मोटा मैं क्या बता रहा था? मोटा-मोटा मैंने बताया कि भई जब कंप्यूटर की 3rd जनरेशन आई तो हमने पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। ये एक डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के तौर पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। यहाँ आईसी आई, 3rd जनरेशन में। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लॉजिक, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ 3rd जनरेशन के लास्ट पार्ट में हमने कहीं न कहीं कौन से कॉन्सेप्ट को लगा दिया? लॉजिक गेट। इससे पहले भी यहाँ लॉजिक गेट लगे होंगे, लेकिन मेनली सही तरीके से ऑपरेट कब होने लगे लॉजिक गेट? 3rd जनरेशन के लास्ट और 4th जनरेशन वीएलएसआई के अंदर हमने किसका यूज किया? लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट क्या है? सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आधार है जिसके से अंदर से करंट गुजरेगा, यानी कि एक परिपथ है ये एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर से सिग्नल का आदान प्रदान होगा। डिजिटल में कौन से सिग्नल? या तो अप वोल्टेज, हाई वोल्टेज जिसे 1 कहते हैं, या लो वोल्टेज जिसे हम 0 कहते हैं। तो लॉजिक गेट के अंदर से क्या गुजरेंगे? 0 और 1 क्या सिग्नल गुजरेगा। समझ गए? तो ये लॉजिक गेट होते किसमें है? सर सीपीयू का 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यू और एमयू, मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट के अंदर जितना भी हम डाटा, मेमोरी यूनिट मतलब डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है ये अपने अपने अंदर। कंप्यूटर का दिमाग टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर के लिए तो बाहर से कोई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रैम के अंदर, रोम के अंदर, जहां भी मतलब जो स्टोरेज डिवाइस है उनके अंदर कौन सा डाटा करना है, परमानेंट है टेम्परेरी है, वो डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा स्टोर किया जाता है वो मेमोरी यूनिट, वो डाटा आएगा कैसे? सर कोई परिपथ चाहिए, परिपथ क्या है? लॉजिक गेट है। बहुत सारे लॉजिक गेट मिलकर क्या बनाते हैं? सर बहुत सारे लॉजिक गेट मिलकर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है। और रजिस्टर के अंदर आपका फाइनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा जाके स्टोर होता है 0 और 1 की और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या चलेंगे? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन। तो ये मोटा-मोटा आपको समझ में आया? मैंने बताया। अच्छा यहाँ से ना जब हम पढ़ते हैं ना अपने कंप्यूटर का सिलेबस 1 नंबर पक्का है। ये मत सोचना आलतू-फालतू की चीज़ थी। नंबर आपका अब भी एक तैयार हुआ है, पेपर में पूछा जाता है 3rd जनरेशन में क्या है, कंप्यूटर के पार्ट क्या है, कंप्यूटर के ये पार्टों की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्या? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, बेसिक लॉजिक गेट और एडवांस लॉजिक गेट। पहले लॉजिक गेट है क्या? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्या है? आधार होते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेगा किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। चलाने के लिए क्या चाहिए? विद्युत सिग्नल चाहिए। तो ये विद्युत सिग्नल किसके थ्रू गुजरेगा? तो विद्युत परिपथों के थ्रू गुजरेगा, उसी को हमने बोला लॉजिक गेट बोला। का इनका उपयोग एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 3rd जनरेशन है ना, वह वीएलएसआई 4th जनरेशन, वीएलएसआई 4th जनरेशन, फुल फॉर्म लिख देता हूं इसकी क्या रहेगी? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना? ये कौन सी जनरेशन है? 3rd जनरेशन का लास्ट पार्ट। इसकी क्या रहेगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और चिप के तौर पर प्रयोग करें तो इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट के नाम से बोल सकते हैं। परिपथों में अन्य युक्तियों के साथ किया जाता है। अच्छा ये अन्य युक्ति क्या है? फिर आपके अभी थोड़ी देर के बाद आप पढ़ोगे लॉजिक गेट होने के बाद, वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। और उसके अंदर फिर आप अंदर झाँक के पढ़ोगे तो वो आपके आएंगे मक्स, डीमक्स। सुना होगा कभी आपने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर। सुना है? जो एडर सब्ट्रैक्टर जो भी पढ़ के आए ना, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करता कौन है? वही एडर करते हैं, एडर और सब्ट्रैक्ट। समझ गए आप? तो कहीं ना कहीं चीजें सारी लिंक होके चलेगी, परेशान मत होना। तो कह रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पूछा जा सकता है कि बताइए लॉजिक गेट क्या है, तो हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आधार है, जो 3rd जनरेशन के लास्ट पार्ट जिसे एलएसआई या 4th जनरेशन वीएलएसआई, एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हमने प्रयोग किया था, जो अन्य अन्य युक्तियों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एक या एक से अधिक, एक इनपुट वाला सिर्फ एकमात्र लॉजिक गेट पता है कौन सा? नोट है। और ये पेपर में भर भर के पूछा जाता है, बताइए एक ही इनपुट वाला लॉजिक गेट कौन सा है? नोट है। उसको इन्वर्टर लॉजिक गेट भी कहते हैं,
क्योंकि वो इनपुट को पलट देता है। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 को 1, 1 को 0 में बदल देता है, तो नॉट लॉजिक गेट आपकी इनपुट को पलट देता है। 0 आएगी तो 1 कर देगा, 1 आएगी तो 0 कर देगा, लो वोल्टेज को हाई कर देता है, हाई वोल्टेज को लो कर देता है। क्लियर है? तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पे कार्य करते हैं और क्या करते हैं तथा परिणामी निर्गत सिग्नल प्रदान करते हैं, मतलब आउटपुट प्रदान, निर्गत मतलब आउटपुट प्रदान करना, वो लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट की सिंपल सी डेफिनेशन कि एक या एक से अधिक इनपुट होगी और रिक्वायरमेंट जो आपने इस पे दिया है टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए आपको आउटपुट देगा। तो लॉजिक गेट को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली जो कैटेगरी रहेगी वो आपकी रहेगी बेसिक लॉजिक गेट, जिनकी संख्या आपकी कितनी होती है, 3 होती है। और दूसरे जो लॉजिक गेट है वो कौन से आपके जी, एडवांस लॉजिक गेट। कुल मिलाकर लॉजिक गेट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेसिक लॉजिक गेट और एडवांस लॉजिक। बेसिक लॉजिक गेट की संख्या कितनी है जी, मैंने बताया 3 है। और एडवांस लॉजिक गेट की संख्या कितनी है जी, 4 है। 3 और 4 कुल मिलाकर लॉजिक गेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमें लॉजिक गेट पढ़ने कितने, 7 पढ़ने हैं। 3 बेसिक लॉजिक गेट अच्छे से समझ लीजिए, उसी की सहायता से ये एडवांस लॉजिक गेट बनेंगे। जैसे हम फिजिक्स में करते हैं ना, मूल भौतिक राशियां 7 है और उन 7 की सहायता से आप कितनी भी राशि ड्राइव कर सकते हैं। 7 राशि आपने पढ़ी होगी, है ना, वो आता है ना ऐसे, लंबाई, वो तो राशि अभी भूल गया, पढ़ा हुआ आपने, जिसमें पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, भूल गया, वो तो एक्टिंग कर रहा था, ध्यान है। उन 7 राशियों की सहायता से बाकी राशि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट कौन-कौन से है, बेसिक लॉजिक गेट। इन बेसिक लॉजिक गेट की सहायता से हम ये 4 एडवांस लॉजिक गेट क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 7। क्या इस पे इसका सारी बात समझ में आ गई? क्या आपको ये जो मैंने पीछे बताया था, आपको लिंक करके कुछ समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया? थर्ड जनरेशन के लास्ट और फोर्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं किसका, लॉजिक गेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। तो सर इन लॉजिक गेट के नाम तो बताइए, एक एक चीज को यहाँ लिख रखा है परेशान होने के। लॉजिक गेट कौन कौन सा, सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट, इनकी संख्या मैंने कितनी बताई जी, 3। कौन से है ये है जी आपका नॉट लॉजिक गेट, आपका और लॉजिक गेट और आपका एंड लॉजिक गेट। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए थोड़े से नाम अजीब हो सकते हैं, लेकिन दम नहीं है इनको, दम नहीं है इनका, दम निकाल देंगे आप, परेशान मत होना। फिर आपने कहा सर बेसिक लॉजिक गेट और एडवांस लॉजिक गेट है, नो डाउट भाई, ये दोनों एडवांस के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके अपने आप में भी नाम है। इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल से कुछ समझते हो आप? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो सार्वभौमिक सत्य हो। यूनिवर्सल का मतलब वही होता है जो हर जगह विद्यमान हो, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि ये ऐसे दो लॉजिक गेट है जिनकी सहायता से आप कोई भी परिपथ बना सकते हैं। इसकी सहायता से आप क्या बना सकते हैं, कोई भी परिपथ बना सकते हैं। और वो दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, एंड लॉजिक गेट और कौन सा, नोर लॉजिक गेट। नाम अजीब होंगे आपके लिए, लेकिन दम नहीं है इनमें। बस आपको एक क्वेश्चन हो सकता है यहीं से पूछ लिया जाए, आगे जाना ही ना पड़े। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। 3 नाम ये दे दे और एक नीचे से उठा के दे दे, पहचान लोगे? बेसिक कौन कौन सा है, नोट और एंड, नोट और एंड, लिंक बना के, नोट और एंड, नोट और नोट और एंड, सही है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 है, जब आप एंड के आगे नोट लगा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा लिंक कर पाते हैं तो, एंड के आगे, ये देखो ध्यान से देखो, एंड के आगे, इस एंड के आगे क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं तो नेंड बन जाता है, ठीक है। और के आगे आप नोट लगा देते हो तो क्या बन जाता है, नोर बन जाता है। मतलब कि बेसिक से ही ड्राइव करेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इन दोनों लॉजिक गेट की सहायता से आप कोई भी सर्किट पूरा कर सकते हो। फिर आता है एक जी स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट। स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट ये कौन से हैं, तो इनका विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष कार्य। इनको ना विशेष मतलब कि भाई जब आप कोई ऊपर वाले लॉजिक गेट से आपकी, मतलब ये सोच लिए टास्क पूरा ही ना हो, तब हम कोई विशेष कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट। और वो कौन कौन से, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। ये इसका उल्टा होता है, एक्स और भी बोल सकते हैं इसको, एक्स नोर के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर इनको बोलेंगे एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। तो कुल मिलाकर लॉजिक गेट कितने हुए सर, कुल मिलाकर लॉजिक गेट हुए अपने 7। 3 तो ये रहे, 2 ये, 3 2 5 और 2 ये 7। अच्छा ध्यान रखिए, ये वाला यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को, पीछे स्पेस है क्या, पीछे नहीं है, चलो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कौन कौन से, सर ऊपर वाले बेसिक को छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से। एक तो है जी नैंड, कौन सा है, नैंड। एक कौन सा है जी, एक है जी नोर, ये तो है स्पेशल पर्पज। फिर है जी एक्सक्लूसिव
और नहीं, ये तो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये है स्पेशल पर्पज। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के आगे नोट लग गया तो ये बन गया नोट। सब समझा दूंगा, परेशान मत होना। इन चारों को इन चारों को ही क्या बोला जाता है? एडवांस लॉजिक गेट बोला जाता है। और एडवांस लॉजिक गेट है तो कहीं ना कहीं किसकी सहायता से ड्राइव्ड होंगे? सर बेसिक लॉजिक गेट की सहायता से ही ड्राइव्ड होंगे। तो बेसिक लॉजिक गेट कहाँ यूज हुए हैं सर? इसमें ध्यान से देखिए, इसमें नोट आया, नोट और एंड आ गया, इसमें नोट और आ गया, इसके एक्सक्लूसिव और, इसमें और आ गया, इसमें और के साथ नोट आ गया तो एक्सक्लूसिव नोट बन गया। तो ये सारे क्या है? ये है आपके स्पेशल, बोलिए जरा, स्पेशल पर्पज पर्पज लॉजिक गेट। तो टोटल संख्या में कितने हो गए? 4 ये 3 ये, टोटल संख्या में कितने हैं? लॉजिक गेट है संख्या में टोटल 7। कितने हैं जी? 7। बताइए कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपसे पेपर में सीधा सीधा इन लॉजिक गेट के नाम भी पूछ ले जाएंगे। बेसिक के लिए आंखें बंद कीजिए। नोट और एंड, नोट और एंड। नोट है, नोट माने नहीं है, और एंड नहीं है, ऐसे याद कर लीजिए, नोट और एंड। अच्छा, स्पेशल पर्पज में नोट प्लस में एंड क्या बन जाएगा? नैंड। नोट प्लस में और क्या बन जाएगा? नोर। ये आपके स्पेशल पर्पज। अच्छा, आपके नहीं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, स्पेशल पर्पस बोल गया 2-3 बार। यूनिवर्सल लॉजिक कौन कौन से? नोट प्लस में एंड क्या बन जाएगा? नैंड। नोट प्लस में और क्या बन जाएगा? नोर। अब आ जाते हैं स्पेशल पर्पज। एक्सक्लूसिव, स्पेशल मतलब एक्स कर देना, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो टोटल संख्या में कितने हैं? 7। अब वन बाय वन करके इन सबको स्टार्ट करेंगे और बहुत आसान है, आपको मैं आज बेसिक वाले इसी क्लास में फिनिश कर दूँ। ठीक है, फिर आगे बचे हुए करेंगे अगली क्लास में। और एक बात हो जाइए, मैं पानी पी। ठीक है भैया जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट। कौन सा रहेगा? बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन से नाम थे? सर बेसिक लॉजिक गेट में 3 नाम थे। कौन कौन से? नोट और एंड, नोट और एंड, नोट और एंड। सबसे पहले हम देखेंगे नोट लॉजिक गेट। इसको देखेंगे जी, नोट लॉजिक गेट के बारे में जान कि नोट लॉजिक गेट है क्या। देखिए, केवल एक इनपुट तथा एक आउटपुट वाला एकमात्र लॉजिक गेट है। एक इनपुट, ये क्वेश्चन खास हो जाता है, एक इनपुट और एक ही आउटपुट रहेगी। एक इनपुट तथा एक आउटपुट वाला एकमात्र लॉजिक गेट, जिसका नाम क्या है? नोट लॉजिक गेट है। इसका आउटपुट हमेशा इनपुट का विपरीत होता है। इसका आउटपुट हमेशा इनपुट का क्या होता है? विपरीत होता है। यानी कि इसलिए इस गेट को प्रतिलोम इन्वर्टर बोल दीजिए या फिर क्या बोल देंगे? प्रतिलोम। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इनवर्स लॉजिक गेट, प्रतिलोम या इनवर्स लॉजिक गेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। कभी कभार ये इनवर्स वाला शब्द ना हिंदी में लिखे ई न वैर ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है। इनवर्स लॉजिक गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए, लॉजिक गेट में हमें कौन सी तीन चीज कवर करनी है पता है? कोई भी लॉजिक गेट जब आएगा ना तो हमें 3 चीजें कवर करनी है। उन लॉजिक गेट के बारे में हमें 3 चीजें जाननी है। पता है कौन कौन सी? एक तो देखना उसका डायग्राम। कोई भी लॉजिक गेट आएगा तो ये 3 चीजें तुम्हें आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए तुमका उसका डायग्राम, फिर है उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, सब बताऊंगा मैं तुमको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर है उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन और फिर है उसकी ट्रुथ टेबल। फिर क्या है उसकी? ट्रुथ टेबल। ये 3 चीजें तुम्हें किसी भी लॉजिक गेट के बारे में पूछ ली जा सकती है। इन 3 चीजों में से कोई एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है। यानी कि तुमको उसका डायग्राम आना चाहिए कि उसका डायग्राम कैसे बना है। जैसे ये देखो, नोट लॉजिक गेट का डायग्राम कैसा होगा? ऐसा। आपसे ये डायग्राम देके पेपर में पूछ लिया जाएगा, इसको पहचान के बताओ। ये सब थोड़ी ना मिलेगा नोट, तो तुमको बताना भी ये नोट लॉजिक गेट है। इसकी विशेष पहचान क्या रहेगी? एक ही इनपुट एक ही आउटपुट रहेगी। ठीक है, आपसे कोई ऐसा डायग्राम देके वो पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सा लॉजिक गेट, तो ये कौन सा हो गया? एंड लॉजिक गेट हो गया। आपसे ऐसा ही कोई एक और डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन सा लॉजिक गेट है, तो आप कहेंगे सर ये आपका और लॉजिक गेट। कौन सा है? और लॉजिक गेट है। यानी कि आपको एक तो उनकी आनी चाहिए डायग्राम। क्या आना चाहिए? डायग्राम। दूसरा सर क्या आना चाहिए? दूसरी आनी चाहिए उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन। बताइए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है कि सर उसकी आउटपुट को कैसे लिखते हैं। आउटपुट को लिखने का तरीका ही आपका क्या कहलाता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ना आंखों में रिफ्लेक्शन आता है मेरे, मतलब वो जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना, ऐसे सूरज पड़ता है ना मेरे ना एक साइड में ना, सर में बहुत बहुत भयंकर पेन होता है सुबह शाम। और अपने गांव देहात में इसको आंधा सीसी बोलते हैं। आप कहोगे क्या सर, साइंस का एक सब्जेक्ट करा रहे हो और आंधा सीसी बता रहे हो? भाई होता है यार, मैं क्या करूं। ठीक है, उसके लिए फिर
फिर हमने तो वही बात है कि भई जो दर्द को छुटकारा पाने के लिए छोटे-मोटे से नुस्खे जैसे कोई कहता है पानी, सूरज देख के, काट के, चाकू वैसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन भाई मेरा तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना? 3-4 टैबलेट लेता हूँ ना जाके इकट्ठी खुराक बना के उनकी, तब जाके सर में आराम आता है। अदरवाइज़ तो इतना भयंकर दर्द होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कि आउटपुट लिखने का तरीका ही आपका क्या होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन ये सब समझ में आ जाएगा। एक है जी ट्रुथ टेबल सत्यता की जांच। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट को लिखने का तरीका और फिर है जी आपकी आपकी ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता की जांच। ये तीन चीजें किसी भी लॉजिक गेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर तुमको पता है तो समझ लेना लॉजिक गेट का क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। डायग्राम, फिर उसके बाद क्या रहेगी ट्रुथ लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या रहेगा ट्रुथ टेबल। तीनों को हमको अच्छे से देख लेना है। तो ये देखा हमने डायग्राम। डायग्राम में क्या होगा एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। एक इनपुट एक आउटपुट। आउटपुट को क्यू बोल दो, आउटपुट को ए बोल दो, कैसे भी बोल सकते हो आप। क्यू बोल रखा है जैसे। इसमें क्या रहेगा? अच्छा एक बात बताओ जब आउटपुट आपकी 0 हो इसका मतलब आउटपुट आपकी क्या है? लो है। लो है और आउटपुट अगर 1 है तो इसका मतलब हाई वोल्टेज आ रहा है तो आपकी वोल्टेज क्या है? हाई है। अच्छा 0 को 1 में बदल देगा। ये 0 को किस में बदल देगा? सर ये 1 में बदल देगा। और 1 को किस में बदल देगा? 1 को सर ये 0 में बदल देगा। यानी कि ये पलट देता है। पलट दे रहा है यानी कि लो थी, लो से क्या बना दी? सर लो से इसने वोल्टेज हाई बना दी। और सर हाई थी, हाई से इसने सर लो वोल्टेज बना दी। इसी वजह से इनपुट को पलट रहा है तभी तो इसका नाम क्या है? प्रतिलोम या इनवर्स लॉजिक गेट ये जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखा। डायग्राम के साथ अगर मैं इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखूं, अगले वाले स्पेस है क्या? ठीक है, अगले वाले में नहीं इधर लिखेंगे। डायग्राम आ गया, ये डायग्राम रहा। इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन आउटपुट को लिखने का तरीका। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है आउटपुट को लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। आउटपुट बताइए किससे डिनोट किए हैं? क्यू से डिनोट किया है। और ये जो इसकी आउटपुट है वो इनपुट को पलटने से आई है। इनपुट क्या थी? ए। पलटने से आई है तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ये भाई इनपुट को पलट दिया इस बार का मतलब क्या है? जो इनपुट थी उसको हमने पलट दिया। कैसे? अगर वो इनपुट आपकी 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। ये होगी लॉजिकल आपकी एक्सप्रेशन। डायग्राम हुआ लॉजिकल एक्सप्रेशन। सर ये ट्रुथ टेबल का है। ट्रुथ टेबल आपने 3 चीजें कहा, ये रही ट्रुथ। यही है बस, यही है, कुछ दम ही नहीं है। ट्रुथ टेबल मतलब ये ट्रुथ टेबल है जो आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? मान के चलो आपकी इनपुट ए आपकी थी, ठीक है? इनपुट ए अगर आपकी 0 थी, आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? ए के ऊपर बार पलट जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मान के चलते हैं आपकी इनपुट 0 ना होकर आपकी इनपुट आपकी 1 थी, तो आउटपुट को पलट देगा, 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस यही तो है ना, यही तो चीज़ यहाँ लिख रखी है। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम ट्रुथ टेबल। ये आपकी ट्रुथ। 3 चीजें करनी है डायग्राम। नोट लॉजिक को पहचान लोगे। नोट लॉजिक वो लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट एक ही आउटपुट होती है। ये इनपुट को पलट देता है, इस वजह से इसको इनवर्स या प्रतिलोम लॉजिक गेट कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें अगर इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट 1 आएगी। 0 मतलब लो देंगे तो हाई आएगी। इसमें अगर आउट इनपुट हम हाई देंगे, हाई मतलब 1 देंगे, 1 देंगे तो आउटपुट 0 आएगी। 1 का मतलब हाई देंगे तो लो आएगी। पलट रहा है। इस वजह से इसके आउटपुट आउटपुट को क्यू को लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट लिखने का तरीका। ये इनपुट को पलट रहा है तो क्यू के ऊपर हमने ए के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब सुनो, अगर दो लॉजिक गेट बैक टू बैक जोड़ दिए जाए, दो लॉजिक गेट बैक टू बैक जोड़ दिए जाए, यानी कि ये लॉजिक गेट ये कौन सा है? ये नोट लॉजिक गेट है। बताइए लॉजिक गेट का नाम क्या है? सर ये नोट लॉजिक गेट है। ये भी आपका क्या है? नोट लॉजिक गेट है। पहले नोट लॉजिक गेट की आउटपुट दूसरे नोट लॉजिक गेट की इनपुट बन जाए, ये आउटपुट हुई, यहां से आउटपुट आएगी, ये इसकी इनपुट बन गई। इस वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। पढ़ के देखिए, वो कह रहे हैं अगर दो लगातार लॉजिक गेट, लॉजिक कौन से? नोट लॉजिक गेट में से पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट से जोड़ दी जाए तो वह बफर कहलाता है। इस वाले को क्या कहेंगे? इस वाले को बफर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? इसको कहा जाएगा बफर। क्या कहला जाएगा? बफर कहलाएगा ये बफर। समझ में आ गया? आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए बफर क्या होता है, तो हम कहेंगे जब एक लॉजिक गेट के आउटपुट दूसरे लॉजिक गेट की इनपुट बन जाए तो उसे बफर कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर। कौन सा लॉजिक गेट? नोट लॉजिक गेट। नोट लॉजिक गेट 1 के आउटपुट दूसरे नोट लॉजिक गेट की इनपुट बन जाए तो उसे बफर कहेंगे। अब सुनना सुनना, बफर क्या है?
बफर है दो लॉजिक गेट को बैक टू बैक जोड़ना, पहले के आउटपुट दूसरे के इनपुट बन जाए। अगर दूसरे की आउटपुट को फिर से दूसरे की आउटपुट को ध्यान से देखना, दूसरे की आउटपुट को फिर से अगर इनपुट से जोड़ दिया जाए, दूसरे के आउटपुट को फिर से किससे जोड़ दिया जाए, इनपुट से जोड़ दिया जाए, तो आपका पता है क्या कहलाता है, आपका कहलाता है जी बिस्टेक, वो लिख रखा नाम, देखिए तुम, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो नोट लॉजिक गेट बैक टू बैक जोड़ दिए जाए तो बफर कहलाता है। फिर बफर की आउटपुट, ये बफर है, नोट लॉजिक गेट वन है, ये क्या है जी, ये नोट लॉजिक गेट वन है, ये क्या है जी, नोट लॉजिक गेट टू है। बैक टू बैक जोड़ा तो ये बफर था, लेकिन अब क्या किया, इसकी आउटपुट कौन से की, बफर की आउटपुट को वापस इनपुट से जोड़ रहे हैं, वापस किससे जोड़ रहे हैं भाई, वापस जोड़ रहे हैं हम इनपुट से, ये इनपुट पे हमने दे दी ये आउटपुट, तब ये क्या क्या कहलाता है पता है, तब ये कहलाता है बिस्टेक, ये रहा नाम, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तब ये क्या कहलाएगा, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं या लिख दूं पूरा, पूरा ही लिख देते हैं, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वाइब्रेटर, ठीक है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बिस्म टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है, तो हम कहेंगे जब बफर की आउटपुट को दोबारा इनपुट पे जोड़ दें, बफर बफर बना दो लॉजिक गेट मिलके, बफर के आउटपुट को दोबारा इनपुट पे जोड़ दिया जाए तो बिस टेबल मल्टी। बफर क्या है, जब दो नोट लॉजिक गेट बैक टू बैक जुड़े, पहले के आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाए तो आपका बफर कहलाता है। पढ़ लीजिए, नोट गेट से बने बफर, नोट गेट से बने बफर, बुरा बफर के आउटपुट को यदि इनपुट से जोड़ दिया जाए तो यह बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। यहाँ अगर हम जीरो देंगे तो ये वन बना देगा, वन को इसको दिया तो वापिस ही जीरो बना देगा, तो बफर मतलब इन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो इन्वर्ट इंटू वन, वन में बदल दी, जीरो दी तो वन आ जाएगी, वन इसको देंगे तो ये जीरो देगा, ठीक है। लॉजिक स्टेट री इन्वर्टेड टू ओरिजिनल स्टेटमेंट, आई क्या थी, थी हमने स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो थी, हमने स्टार्टिंग में जीरो दी और आउटपुट भी फाइनली क्या आ गई, जीरो। जब सेम की सेम ही इनपुट, सेम की सेम ही आउटपुट, आपसे पूछा जाता है कि बफर का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे हम इनपुट दे वैसे ही आउटपुट आ जाए, आपका बफर हो जाए, जीरो दी जीरो ही आ जाएगी। मान के चलो आप वन देते, सर हम जीरो ना देके हम यहाँ वन देंगे, तो वन से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हमने वन दी है तो वन से यहाँ क्या आ जाएगा, सर यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो को पलटेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो वन ही इनपुट पे दिया था और वन ही आपको किस में मिल जाएगा, वन ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ऐसे ये वाला काम किसका होता है, सर ये वाला काम आपका बफर होगा। बफर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसी इनपुट है वैसे ही आपको आउटपुट चाहिए तो हम बफर का प्रयोग करते हैं। बफर की आउटपुट को दोबारा इनपुट से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे उसे क्या, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्या कहलाता है, बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। बताइए ये बात तुमको समझ में आई क्या, क्लियर हो गई ये बात अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नोट लॉजिक गेट खत्म हो गया, समझ में आ गया, नोट लॉजिक गेट जिसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट हो, नोट लॉजिक गेट कहलाता है। ये इनपुट को पलट देता है, इसे प्रतिलोम या इनवर्स कहते हैं। इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगी, लॉजिकल मतलब आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट मतलब क्यू, क्यू को क्या लिखेंगे, इनपुट का इनवर्स, इनपुट ए है ऊपर बार लगा देंगे, आउटपुट क्या होगी, सर जीरो देंगे तो वन होगी, वन देंगे तो जीरो देंगे, सर लो देंगे तो हाई हो जाएगी, हाई देंगे तो लो हो जाएगी, इसका मतलब इनवर्स कर रहे हैं। दो नोट लॉजिक गेट बैक टू बैक, वैसे लॉजिक गेट को बैक टू बैक जोड़ा जाए तो वो बफर कहलाता है, दो लॉजिक गेट को बैक टू बैक जोड़ के हमने क्या बना दिया, बफर बना दिया। फिर हमने देखा बफर का प्रयोग क्यों करते हैं, सर जैसे इनपुट चाहिए वैसे ही अगर आउटपुट, जैसे इनपुट दिया है वैसे ही अगर आउटपुट चाहिए तो बफर का प्रयोग करते हैं। बफर के आउटपुट को दोबारा इनपुट से जोड़ दिया जाए, बफर किससे की सहायता से बना है, ये नोट से बना है, हो सकता है बफर और कोई लॉजिक गेट से भी बन जाए, लेकिन नोट से बने बफर की आउटपुट को हम दोबारा इनपुट पे दे देते हैं तो स्टेबल वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यानी कि जैसी इनपुट दी थी वैसी आउटपुट मिली, फिर दोबारा से भेज दी जीरो, फिर यानी कि सेम के सेम लूप को बार बार रिपीट करता रहता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर आपको एक ही चीज को बार बार रिपीटिशन, एक ही आउटपुट को बार बार लेना हो तो भी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, जो आपके बफर से बनता है, और बफर किससे बनता है, नोट लॉजिक गेट से बनता है। नेक्स्ट कौन सा है जी, एंड लॉजिक गेट, नेक्स्ट कौन सा है, एंड लॉजिक गेट है। और एंड लॉजिक गेट में एकमात्र लॉजिक गेट वो था जिसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट थी, बाकी सब में दो इनपुट रहेगी, है ना, दो इनपुट रहेगी और एक आउटपुट।
इसमें इनपुट 2, इसमें बोला है इनपुट 2 या 2 से अधिक होती है तथा आउटपुट 1 होती है। आउटपुट क्या होती है? 1 होती है, यानी कि इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकती है और आउटपुट 1 रहेगी। ये सिंपल सी बात है। इसकी आउटपुट 0 या 1 हो सकता है, परंतु आउटपुट 1 तभी होगा जब ये सभी इनपुट 1 हो। ये क्या है सर? टेंशन मत। आपसे पहली बात तो ये डायग्राम देके पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन सा लॉजिक गेट है। नोट का डायग्राम बनाऊं, ये था नोट का रफली डायग्राम बना रहे। बाकी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा नोट लॉजिक गेट का, तो मैं ये सारे डायग्राम एक बार फिर से बना दूंगा। भगवान श्री राम का ऐसा तीर है ना, भगवान श्री राम का ऐसा तीर। ये जो यहाँ साइन है ना, इसको बफर कहते हैं। वह बना नहीं रखा, मैं बना के आता हूँ। ये जो है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। वही बफर जिसका हम नेक्स्ट पेज पे बफर बोलते हैं। ठीक है, ये है बफर, ये है जी नोट लॉजिक गेट। भगवान श्री राम का तीर है। ठीक है, तो पहले डायग्राम, तीन चीजें मैंने बताई थी, तीन चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। सबसे पहले डायग्राम संभालना है। तो नोट लॉजिक गेट का बन गया, ये किसका है जी? एंड का। इनपुट दी है, ये साइड क्या है जी? ये है जी इस साइड इनपुट, इनपुट दी है हमने ए और बी। ये क्या है जी? आउटपुट। ये क्या है जी? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। आइए अब इन बातों को समझते हैं। डायग्राम हो चुका, चलो लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अगले पेज पे है क्या स्पेस? अगले पेज पे फिर खत्म कर। तो बताइए, अब देखते हैं जी लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट लिखने का तरीका होता है। लॉजिकल एक्सप्रेस, आउटपुट लिखने के तरीके को लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सी क्या है? आउटपुट है। और लॉजिक गेट कौन सा? एंड। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा ए डॉट, और का मतलब होता है प्लस। ये हो गई जी इसके आउटपुट। जिस प्रकार से नोट लॉजिक गेट में जो आउटपुट थी उसको हमने क्यू बताया था, जो इनपुट को पलट दे देता है। वहां इस क्यू की जगह तुम सी भी लिख सकते हो। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है सर वहां क्यों लिखा है क्यू, तो वहां सी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं चेंज कर देता हूं उसे, है ना। आउटपुट है, इस क्यू को सी में बदल देते हैं। ठीक है, ताकि सारे लॉजिक गेट को समझ पाओ कि भाई आउटपुट है ना सर, आउटपुट मतलब सी। इनपुट कोई भी हो सकती है, ए और बी, ए भी हो सकती है, सिर्फ ए इनपुट है यहाँ, तो हमने यहाँ इनपुट को बोल दिया सर इनपुट है ए। लेकिन इनपुट दो हो सकती है, ए और बी। लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगी सर? आउटपुट हमेशा सी रहेगी। तो हमने इसको बना लिया सी। क्या बना लिया जी? सी बना लिया। ठीक है, ये वाला हमने यहां से काट दिया दूसरे मार्कर से। ये भी ब्लैक है, उस साइड भी ब्लैक। वाओ, व्हाइट से काटेंगे इसको तो यहाँ। ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या? ये काट दिया, अभी ये सी आउटपुट हो गई। यानी कि आउटपुट लिखने वाली चीज को क्या कहते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो आउटपुट सी है, जो दोनों इनपुट का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं, दो चीज हो गई। पहली चीज कौन सी हुई? डायग्राम हुआ, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी। तीसरी चीज देख, अब यहाँ बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सारी जगह यही बात रिपीट होगी। अब इनपुट कौन सी दो है सर? इनपुट दो है, ए और बी। इनपुट कौन सी दो है सर? इनपुट है दो, ए और बी। तो इनपुट लिख रहे हैं ए और बी, दो इनपुट है। ए और बी दो इनपुट है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इनपुट लिख रहे हैं पहले, इनपुट। इनपुट के बाद आपको क्या मिलेगी? आउटपुट। इनपुट में क्या क्या केस है सर? दो इनपुट है, एक ए है एक बी है। आउटपुट क्या है? आउटपुट सर सी है। इनपुट कौन कौन सी है सर? ए और बी दो इनपुट है, और आउटपुट मिल जाएगी सी। क्या मिल जाएगी जी? आउटपुट सी मिल जाएगी। ये लिख रहे हैं हम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो हमने पीछे बहुत ही छोटी लिखी थी, किसकी? नोट लॉजिक गेट की बहुत ही छोटी ट्रूथ टेबल बनेगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बड़ी बनेगी। क्यों बड़ी बनेगी? क्योंकि यहाँ आपकी ए और बी दो इनपुट है, और जो यहाँ बनेगी ना, वो सारे लॉजिक गेट की एक साथ ही आधी तो इधर ही पूरी हो जाएगी। सारे लॉजिक गेट में बस यही बात आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी। तो बहुत ध्यानबार देखें, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई इसमें नई बात नहीं आएगी। इनपुट तो कभी नहीं बदल सकती। आगे जितने भी लॉजिक गेट होंगे उन सब में सेम की सेम इनपुट होगी। कैसे होगी वो आपको थोड़ी देर में रियलाइज होगा। ये तो हो गए भाई सारी, हमने टेबल को रिप्रेजेंट कर दिया भाई इस प्रकार से बने। आप मेरे को बताइए कि इनपुट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर दोनों इनपुट जीरो हो सकती है। सर दोनों इनपुट क्या हो सकती है? लो हो सकती है। सर एक इनपुट लो, एक हाई हो सकती है। सर पहली हाई दूसरी लो हो सकती है। सर दोनों की दोनों हाई हो सकती है। सर दोनों की दोनों क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या आपकी इनपुट की? क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? सर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपनी, बस यही इनपुट है। ठीक है,
आप एक बात बताओ, मल्टी यहाँ है लॉजिकल एक्सप्रेशन, आउटपुट सी को लिख रहे हैं ए डॉट बी, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो की मल्टीप्लाई बाइनरी में हमने अच्छे से पढ़ी है सर, जीरो होती है। वन जीरो की मल्टीप्लाई सर जीरो होती है। वन जीरो की मल्टीप्लाई, जीरो वन की मल्टीप्लाई, जीरो वन जीरो की मल्टीप्लाई सर जीरो होती है, और वन वन की मल्टीप्लाई सर वन क्या होती है, तो वन ऐसे लिखा जाए। अब पढ़ लो इस लाइन को, इसका आउटपुट जीरो या वन होता है, इसका आउटपुट जीरो या वन होता है। जीरो का मतलब क्या होता है भाई, जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, लो वोल्टेज। और वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है हाई। कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो एक लाइन तो यहाँ लिख रखी है, बाकी लाइनें मैं बोल के बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में। तो कह रहे हैं कि इसकी आउटपुट जीरो या वन होती है, परंतु आउटपुट वन तभी होगी, आउटपुट वन तभी होगी जब दोनों इनपुट, जब सभी, सभी मतलब दोनों, यहाँ दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो, दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो। आप ध्यान से देखो, ये भी हाई है, बोलिए जरा, ये भी हाई है, दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो, ये भी हाई है आपकी, दिखाई दे रहा है कि आपको हाई है, और ये भी आपकी क्या है, हाई है। दोनों इनपुट हाई हो तभी इसकी आउटपुट हाई होगी, और अदरवाइज किसी भी केस में आपकी आउटपुट हाई नहीं होगी, लो होगी। सर ये याद कैसे रहेगा, याद रखना है भाई लॉजिकल एक्सप्रेशन को, बाकी अपने आप ही बन जाएगा। नोट की लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट को लिख रहे हैं, क्यू बराबर क्या था, क्यों नहीं सी लिख दिया, सी बराबर क्या था, ए का बार, यानी कि ए का बार मतलब जो इनपुट देंगे, बार का मतलब पलट देंगे, जीरो देंगे तो वन, वन देंगे तो जीरो आ जाए, नोट खत्म हुआ। फिर आपका एंड, एंड में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला है, आउटपुट लिख रहे हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट, डायग्राम ध्यान दे लिया आपने, ये ऐसा है, ठीक है। आउटपुट लिख रहे हैं, आउटपुट मतलब सी, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यानी दोनों इनपुट की मल्टीप्लाई होगी। फिर हमें बस वहां पेपर में लिख लेना है साइड में आराम से, लॉजिकल एक्सप्रेशन को याद रखिए, आउटपुट लिखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन सी, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि दोनों इनपुट की मल्टीप्लाई। तो वहां लिखेंगे हम पेज में साइड में आराम से, भाई इनपुट क्या क्या हो सकती है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, इसके अलावा कोई इनपुट नहीं हो सकता। सभी लॉजिक गेट आगे चलकर एक को छोड़कर, नोट को छोड़कर बाकी सब में यही इनपुट लिखूंगा मैं, छह के छह में ये लिखूंगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, जीरो 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 वन, ये बन गई बस, बन गई, कोई नई बात थोड़ी ना आएगी, बस वही बात आएगी जो मैंने आपको बताया लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, आपको बोलेगा कि एंड लॉजिक गेट है, एंड लॉजिक गेट में दोनों इनपुट लो है, तो बताइए आउटपुट क्या हो, लो। एंड लॉजिक गेट में पहली इनपुट लो है, दूसरी हाई है, लो मतलब जीरो, हाई मतलब वन, आउटपुट क्या होगी, एंड लॉजिक गेट में पहली इनपुट हाई, दूसरी लो है, आउटपुट क्या होगी, लो होगी। एंड लॉजिक गेट में दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है, तो आउटपुट भी क्या होगी, हाई होगी। इतनी सारी बातें लिख के याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन में ए डॉट बी आ रहा है, यानी कि इन दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, बस ये ध्यान रखें। और ये डायग्राम ध्यान रखें, डायग्राम को एक बार फिर से मैं यहाँ एक बार फिर से पेज लूंगा, ये नोट का डायग्राम सीख लिया हमने, ये नोट का बना, एंड वाले में ऐसे डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा एंड, ये दो इनपुट होगी, और ये पहले सीधी रेखा, देखो एंड में तो है ये सीधी रेखा, जब और करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सीधी रेखा है तो यहाँ भी दो सीधी रेखा है, और यहाँ से टर्न किया गया, और में कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा और का, दो इनपुट एक आउटपुट। बताइए समझ में आया क्या, क्लियर है ये बात। बेसिक का तीसरा पार्ट देखते हैं, फिर बाकी बचे हुए कल करेंगे। अगला है जी और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट। बस सबसे पहले कौन सी तीन चीजें ध्यान देनी है सर, सबसे पहले डायग्राम, ये रहा डायग्राम, मैंने बताया था ना अभी, नोट का एक बार फिर से डायग्राम, ये नोट का डायग्राम है। एंड का डायग्राम सर, दो सीधी रेखा, यहाँ सीधा, ये तीन सीधी रेखा होगी, यहाँ से ऐसे टर्न किया जाएगा, ठीक है, ये एंड का है। अच्छा और का ऐसे ही, सब रेखाएं ऐसे मुड़ी हुई है, ये है सही मायने में भगवान श्री राम का तीर, ऐसे ही होते थे ना पहले तीर, ऐसे ही होते थे, ये तीर, ये किसका बन गया, ये बन गया जी आपका नोट एंड और का डायग्राम देख लिया हमने, क्लियर है भाई। अब देखेंगे इसमें वही बात आ गई, इनपुट क्या बोलेगा, इनपुट दो या दो से अधिक होगी, आउटपुट एक, ये बात सब में सेम ही रहेगी, सिर्फ नोट वाले में एक इनपुट एक आउटपुट, इनपुट जीरो या वन हो सकता है ना, परंतु आउटपुट वन तभी होगा जब सभी इनपुट वन। ये क्या है सर, वो अभी थोड़ी सी देर के बाद में आपको बता, इसमें दो या दो से अधिक स्विच समांतर में जुड़े होते हैं, कुछ नहीं है, बस अब देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, क्या देखते हैं जी, लॉजिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन।
लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट लिखने का तरीका। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट लिखने का तरीका। वहां एंड में, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब भाई पूछते हैं ना कि तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है, और मतलब तुम दो हो और कौन आया, बोले जी तीन हो रहा है, अच्छा दो तो तीन हो रहे हैं, टोटल पांच लोग हो गए, यानी कि प्लस करना होता है, यानी कि क्या करना होता है, प्लस। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या करना होता है, प्लस। आउटपुट को लिखने, लिख दिया हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, और हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। इनपुट कौन कौन सी हो सकती है सर, इनपुट आपकी दो हो सकती है, ए और बी, और आउटपुट आपकी क्या रहेगी, सी ए की रहेगी। इनपुट हो क्या सकती है सर, दोनों इनपुट जीरो हो, सर एक इनपुट जीरो दूसरी वन हो, सर पहली वन दूसरी जीरो हो, सर दोनों की दोनों क्या हो, वन हो। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं, अब की बार जोड़ना है, तो जीरो जीरो का जोड़ जीरो, जीरो वन का जोड़ वन, वन जीरो का जोड़ वन, और वन वन का जोड़ यहाँ जीरो नहीं वन ही होगा। बस ये ध्यान रखना, जीरो नहीं क्या होगा, वन ही होगा। आप कहेंगे सर बाइनरी में तो हमने जीरो 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 किया था, बाइनरी में जीरो वन वन किया था, वन जीरो जीरो किया था, और वहां पर आपने वन प्लस वन किया था तो बोला था जीरो है, और वन क्या है, वन आपका कैरी है, ये बात हुई। अब आप पलट रहे हो बात से, बिल्कुल पलट रहे हैं भाई, क्योंकि ये है और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट को हम या तो या लॉजिक गेट बोलते हैं, या तो या लॉजिक गेट की स्थिति में पढ़ते हैं। पहले मैं इसको टेबल को, पहले तो उस लाइन का मतलब जो ऊपर लिख रखा था वो क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ध्यान कैसे दें। ठीक है, पहले तो सेट कर, ये हो गई इनपुट और आउटपुट। पढ़िए इस लाइन को, इसने क्या बोला था, इसका आउटपुट जीरो या वन हो सकता है। वन तभी होगा जब इसकी इनपुट वन हो, कोई एक इनपुट वन हो, ये तभी वन आउटपुट देगा। कोई एक, जब वन तभी होगा जब सभी इनपुट वन हो। ये तो पिछली लाइन थी भाई इसमें, और लॉजिक गेट में, और मतलब प्लस वाले में वन तभी होगा जब सभी इनपुट, जब 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 कोई एक इनपुट, जब कोई एक इनपुट वन हो, कोई एक इनपुट क्या हो, वन हो। जीरो कब होगा, इसके लिए क्या लाइन देखनी थी, इसके लिए विशेष लाइन ये होनी चाहिए थी, इसके आउटपुट जीरो या वन हो सकता है, परंतु आउटपुट जीरो तभी होगा जब सभी इनपुट जीरो हो, ये विशेष लाइन होगी। जैसे पिछले वाले में क्या विशेष लाइन थी भाई, हमने देखा बाकी संख्या जीरो है, यहाँ वन है, इसकी आउटपुट वन तभी होगी जब दोनों इनपुट आपकी क्या हो, वन हो, है ना, ये विशेष लाइन थी। इसमें विशेष लाइन क्या है, बाकी जगह तो वन वन वन, ये तो कॉमन बात होगी। इसके आउटपुट जीरो कब है, इसकी आउटपुट जीरो तभी होगी जब दोनों इनपुट आपकी जीरो, दोनों इनपुट, लेकिन ये मैंने जो लिखा है वो सही कर दिया, परंतु आउटपुट वन तभी होगा जब कोई एक इनपुट, कोई एक इनपुट, या तो ये वाला इनपुट या ये इनपुट या ये। अच्छा सर इसको ध्यान कैसे लिखें, ओ या तो या, ये सब ध्यान रखना, और का मतलब होता है या तो या, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। जैसे आपने कोई कंडीशन लगा दी, कभी आपने सोचा कि आज तो भाई बाहर घूमने का मन करता है, बाहर घूमने का मन कर रहा है, दो कंडीशन में हम बाहर घूमने जाएंगे, दो कंडीशन में हम बाहर घूमने जाएंगे, या तो मेरा दोस्त राम आ जाए या मेरा दोस्त श्याम आ जाए, या मेरा दोस्त राम आ जाए या मेरा दोस्त श्याम आ जाए, तो हम बाहर घूमने जाएंगे। ना तो राम आया ना श्याम आया, क्या आप बाहर घूमने जाएंगे, क्या आप नहीं जाएंगे। अच्छा, राम नहीं आया श्याम आ गया, तो आप बाहर घूमने जाएंगे, जाएंगे। अच्छा, राम आ गया श्याम नहीं आया, तो आप घूमने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपने कहा था या तो राम आ जाए या श्याम, राम भी आ गया श्याम भी आ गया, तो आप घूमने देते, इसको बोल दिया या तो या की कंडीशन। अच्छा दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, नाम है और लॉजिक गेट, रिवाइज कराता रहूंगा, टेंशन मत लेना, आने वाली 4 से 5 क्लासों में रिवाइज कराऊंगा, परेशान मत। नाम है और लॉजिक गेट, वो कहेगा दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट क्या है भाई, लो है, दोनों इनपुट क्या है, लो है। देख लीजिए ये भी लो है और ये भी लो है, तो बताइए आउटपुट क्या होगी, तो हम कहेंगे सर आउटपुट भी आपकी लो हो, आउटपुट ही आपकी लो होगी।
अच्छा वो कहेगा एक इनपुट लो दूसरी हाई है, आउटपुट क्या होगी? हाई होगी। आउटपुट इन तीनों केस में क्या हो रही है? आउटपुट इन तीनों केस में आपकी हाई आ रही है। क्या आ रही है? हाई आ रही है। कोई एक इनपुट आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, नाम है और लॉजिक गेट, दोनों इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होगी? हाई। ठीक है? सर ये इतना कैसे याद रखेंगे? याद ये रखना है भाई, नो आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले 3 चीज़ें, तीनों को एक साथ बना के फिर क्लास को खत्म कर रहे हैं। ये है, आप साफ लिखूँ या जल्दी बना दूँ फ्री हैंड में? चलो थोड़ा बहुत ध्यान से लिखो। ये है नोट लॉजिक, एंड बना रहे हैं, 3 सीधी रेखा से क्या बनेगा? एंड लॉजिक गेट। यहाँ से ऐसे करना, 2 इनपुट देंगे और एक आउटपुट। और बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में क्या रहेगी? ऐसे तीनों रेखाओं का, है ना, बैंड हुआ मिलेगा। ठीक है? तीनों रेखाओं का मैं थोड़ा-सा बैंड हुआ मिलेगा। अच्छा इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ, आउटपुट सी कैसे लिखी जाएगी? सर इनपुट को पलट देंगे। अगर इनपुट ए है, यहाँ इनपुट ए और कौन है? बी है। यहाँ इनपुट क्या है? ए और बी है। आउटपुट सी, सी यहाँ भी आउटपुट सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख ली हम, ये रही। अच्छा इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर हमें इन दोनों की और है, ये कौन सा है? ये है सर नोट। ये क्या है जी? नोट लॉजिक गेट है। ये कौन सा है? और लॉजिक गेट है। और लॉजिक गेट, और नहीं, एंड लॉजिक गेट है। ये कौन सा है? एंड लॉजिक गेट, मल्टीप्लाई वाला है। और ये है और लॉजिक गेट। यहाँ C इज इक्वल टू ए डॉट बी होगा, यानी दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ C इज इक्वल टू क्या होगा सर? A प्लस बी होगा, यानी दोनों को प्लस करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन मान के चलो, इनपुट में आपने यहाँ, है ना, ए में 0 दिया या 1 दिया, तो आउटपुट सी क्या हो जाएगी? 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये ट्रुथ टेबल बन गई पहले, और इसको बोलते हैं इनवर्स लॉजिक। अच्छा यहाँ क्या रहेगी? सर इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, ये रहेगी। हम बात कर रहे हैं एंड लॉजिक गेट। एंड में मल्टीप्लाई होती है, 0 0 की 0, 0 1 की 0, 1 0 की 0, 1 1 की 1। ये बन गया क्या? ये बन गया और लॉजिक गेट। कोई भी बात पूछे बता दोगे? वो कहेगा दोनों इनपुट लो है, आउटपुट लो रहेगी। एक लो है दूसरी हाई, लो रहेगी। एक हाई दूसरी लो, लो रहेगी। दोनों इनपुट हाई है तो हाई रहेगी। अच्छा और लॉजिक गेट में इनपुट रहेगी 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ क्या करना है? प्लस करना है। तो 0 0 का प्लस 0, यहाँ प्लस करेंगे 1, यहाँ प्लस करेंगे 1, 1 करेंगे। लेकिन यहाँ भी प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बताइए कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए और लॉजिक गेट है, आउटपुट लो कब होगी? तो देखा जब दोनों इनपुट लो होगी। पूछ लेगा एक इनपुट लो है, एक इनपुट लो है तो आउटपुट तब भी क्या होगी? हाई रहेगी। तो देख लो ये रही, एक इनपुट लो है, एक इनपुट हाई बोल दे तो भी आउटपुट, दोनों इनपुट हाई है तो भी आपकी हाई। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर नहीं। ठीक है? और बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बाकी बचे हुए एडवांस लॉजिक गेट, और एडवांस में कौन से? एडवांस में हम देखेंगे जी कौन कौन से। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल पर्पज, वो करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास कैसी थी कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट हमें बताते हैं आगे और ज्यादा मेहनत, और वीडियो को शेयर करना चाहो तो उससे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।